हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस टॉक्स। स्वागत करता हूँ आपका आज के वीडियो में। तो आज हम जानेंगे इक्विटी लोन के ऊपर कि इक्विटी लोन होता क्या है। आप इसमें कौन से एसेट एज अ कोलैटरल यूज़ कर सकते हो। एसेट के बारे में देखेंगे जैसे कि रियल इस्टेट, गोल्ड और जो हमारे ट्रेडिशनल एसेट्स हैं यानी कि फिक्स डिपॉजिट, उनके बारे में भी जानेंगे। प्लस जो एक नया एसेट उभर के आ रहा है यानी कि क्रिप्टो करेंसीज, उसके ऊपर भी देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है या नहीं। तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोलैटरल का मतलब क्या है। कोलैटरल का सिंपली ये मतलब है कि जो भी एसेट या फिर कोई फाइनेंशियल एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट, अगर आप किसी फिक्स्ड एसेट को या फिर फाइनेंशियल एसेट को अपने बैंक के पास या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास एज ए गिरवी आप यहाँ पर रखते हो, यानी कि सिंपली वो एसेट जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन से वो एसेट्स है कि जिसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। पहला तो एसेट है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट काफ़ी कॉमन एसेट है लोन लेने के लिए कि रियल इस्टेट को प्लेज करके या फिर इसे लोन ले सकते हो, या फिर रियल इस्टेट बाई करने के लिए आप लोन ले सकते हो, जैसे कि होम लोन। होम लोन के अंदर अगर आपको कोई नया घर परचेस करना है तो उस परचेस करने से पहले आप भी लोन ले सकते हो। दूसरा एसेट यहाँ पर निकल के आता है यानी कि स्टॉक्स। स्टॉक्स को या फिर म्यूचुअल फंड को प्लेज करके आप यहाँ पर भी लोन ले सकते हो। और तीसरा एसेट है गोल्ड। गोल्ड को भी एज आप कोलैटरल रख के यहाँ पर गोल्ड लोन ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि कोलैटरल होता क्या है कि कोलैटरल में कोई ऐसी चीज़ आप गिरवी रखते हो बैंक के पास या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कि जिसके थ्रू आपको लोन मिलता है। लेकिन अगर आप लोन रीपे नहीं करते, लोन रीपे करने में अगर डिफ़ॉल्ट कर लेते हो, तो अपने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कॉन्सिक्वेंस भी होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई पर्सन अगर लोन ले ले और उसे वापस ना करे, तो बैंक के पास या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास एक पूरा अधिकार यहाँ पर मिल जाता है उनको कि वो लोन रीपे करने के लिए उस गिरवी रखी हुई चीज़ को सेल कर दे या फिर उसे डिसॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक और फ़र्क निकल के आता है, जो कि सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन उसे कहा जाता है कि जिसके अगेंस्ट बैंक के पास या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कोई ऐसा एसेट मौजूद हो उसके बैकिंग के लिए, जिसे हम बोलते हैं कोलैटरल। जैसे कि होम लोन या फिर व्हीकल लोन या फिर किसी एसेट के अगेंस्ट आपने लोन लिया हुआ है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट आता है आपका पर्सनल लोन कि जिसके अगेंस्ट कोई बैकिंग नहीं है। अगर पर्सनल लोन बैंक यहाँ पर रिकवर करना चाहे तो बैंक उस बोरोवर के पर्सनल एसेट को भी सीज कर सकता है। लेकिन बैंक पर्सपेक्टिव से सिक्योर्ड लोन के अंदर बस ये प्रॉब्लम है कि अगर मान लेते हैं अगर कोई होम लोन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर दे तो बैंक उसके पर्सनल एसेट पे कोई अपना दावा नहीं कर सकता। होम लोन के केस के अंदर बैंक्स खाली घर को सेल करके ही अपना लोन रिकवर कर सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि सबसे जो कॉमन एसेट है यानी कि रियल इस्टेट के बारे में कि रियल इस्टेट कितने टाइप्स की होती है। रियल इस्टेट के अंदर मेनली दो टाइप्स है, रेसिडेंशियल और कमर्शियल। दोनों के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। रेसिडेंशियल के अंदर मेनली आता है होम लोन। होम लोन की जैसे हम बात कर चुके हैं कि कोई अगर घर परचेस करने से पहले अगर आप लोन लेते हो और बाद में जाकर उसकी ईएमआई स्टार्ट हो जाती है तो कम्प्लीटली एक होम लोन के अंदर है। अगर होम लोन कोई भी यहाँ पर बोरोवर डिफ़ॉल्ट कर देता है तो बैंक खाली घर को बेच के ही अपना लोन रिकवर कर सकता है, ना कि उसके पर्सनल एसेट को। लेकिन अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप बाई कर लेते हो तो भी इस केस के अंदर वही सेम है कि जो लोन अमाउंट बैंक ने यहाँ पर पे किया हुआ है उस लोन अमाउंट को रिकवर करने के लिए सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है, ना कि उसके पर्सनल एसेट को। लेकिन यहाँ पर भी पेमेंट के अंदर डिफरेंट कंडीशंस आती है। जैसे कि होम लोन के अंदर कोई अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो उसके लिए मेनली बोरोवर को पूरी पेमेंट एक साथ नहीं करनी होती। पेमेंट काफ़ी इसके अंदर लैक्स के अंदर होती है। जैसे कि अगर थोड़ी पेमेंट आज की जाए, बाद में 6 महीने के बाद दूसरी पेमेंट, मान लेते हैं साल के बाद और एक पेमेंट आती है, तो बैंक को यहाँ पर पूरा लोन अमाउंट एक साथ नहीं देना होता। बैंक यहाँ पर भी अपने थोड़े-थोड़े पार्ट्स के अंदर उसे अमाउंट डिसबर्स कर सकती है। तो होम लोन के अंदर भी स्ट्रक्चरल काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं, जो कि प्रॉपर्टी के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अब इसका पॉपुलर होने का मेनली ये रीज़न है कि रियल एस्टेट के अंदर मेनली टिकट साइज़ काफ़ी बड़ी होती है और टिकट साइज़ बड़ी होने के कारण ज़्यादातर लोग इसे वन टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसी के अंदर वो लोन लेते हैं और ईएमआई के थ्रू आप इसे अफोर्ड कर सकते हो। इक्विटी लोन के अंदर रियल एस्टेट एक काफ़ी पॉपुलर मेथड है कि जिसके थ्रू लोन लिया जाता है। यहाँ पर हमारा दूसरा एसेट यहाँ पर निकल के आता है, जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के अंदर मेनली स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स, इन सब के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। लेकिन इनके अगेंस्ट भी आपको पूरा लोन नहीं मिलेगा, जिसे हम कहते हैं लोन टू वैल्यू रेशो, यानी कि जो 50 टू 80% तक वेरी करता है। अगर मान लेते हैं कि 100 रुपये का कोई एसेट है और जिसके स्टॉक की वैल्यू या फिर बॉन्ड की वैल्यू 100 रुपये है, तो आपको पूरा लोन इसके अगेंस्ट नहीं मिलेगा।
50 to 80% तक भी आपको लोन मिल सकता है, ना कि उसके आगे। इसका मेनली रीज़न ये है कि मान लेते हैं कि कोई 1 लाख का स्टॉक्स है, अगर बैंक यहाँ पर पूरे 1 लाख अमाउंट के ऊपर लोन दे दे और बाद में जाकर अगर स्टॉक की वैल्यू नीचे आना स्टार्ट होकर देती है, तो उस केस के अगेंस्ट मेनली जो बोरोवर है, तो वो लोन रीपे करने से डिफ़ॉल्ट कर देंगे बिना रीज़न के, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर नीचे हो चुकी है और वो बाद में जाकर स्टॉक को आसानी से खरीद सकते हैं, तो वो लोन रीपे करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे। और मान लेते हैं कोई बायर वैसे ही डिफ़ॉल्ट कर दे और बैंक बाद में जाकर उस म्यूचुअल फंड को या फिर स्टॉक को सेल करना चाहे, तब भी बैंक को पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक तब तक काफ़ी नीचे आ चुका होगा। तो इसी सेफ्टी के लिए हम यहाँ पर एक टर्म यूज़ करते हैं, हेयर कट। हेयर कट के भी थ्रू आप बेसिकली ये जान सकते हो कि कितना परसेंटेज आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। जैसे कि जो लार्ज कैप स्टॉक है, काफ़ी लिक्विड स्टॉक्स है या फिर हाईली रेप्यूटेबल कंपनीज़ है कि जिसका हेयर कट काफ़ी कम है, अगर मान लेते 10% हेयर कट है, तो 90% अमाउंट तक भी आपको लोन मिल सकता है, जो कि मेनली लिक्विड फंड्स के अंदर या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के अंदर होता है, जिसे हम डेट भी बोल सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी लोन अमाउंट भी आपको काफ़ी अच्छी मिल सकती है और इंटरेस्ट भी यहाँ पर जनरली कम होता है। लेकिन स्टॉक्स के अंदर वैसा नहीं है। स्टॉक्स के अंदर अगर हम कुछ रेप्यूटेड कंपनी के स्टॉक छोड़ दें, तो मेनली काफ़ी स्टॉक के अंदर हेयर कट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो तीसरा एसेट यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर बैंक आपको यहाँ पर एक लोन प्रोवाइड करते हैं अपने एफडी के अगेंस्ट। एफडी के अगेंस्ट आप जो लोन लेते हो, तो बैंक यहाँ पर इजीली अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है। तो इसके अंदर इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने का ये रीज़न है कि बैंक के अंदर इसके काफ़ी कम रिस्क है। अगर मान लेते हैं बाद में जाकर कोई लोन डिफ़ॉल्ट भी कर दे, तो बैंक को बस अपनी एफडी ब्रेक करनी है और उसके अगेंस्ट ये रोज़ रिकवर हो जाएगा। तो बैंक के लिए काफ़ी कम रिस्क है और उसके कारण इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम होते हैं। साथ में यहाँ पर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ भी मिल सकती है, जैसे कि अगर आपके पास करंट अकाउंट में काफ़ी कम बैलेंस बचा हुआ है और बाद में अगर आपको कोई रीपेमेंट करनी है या फिर एक बड़ी पेमेंट करनी होती है, तब उस केस के अंदर आपको रीपेमेंट करने के लिए एक ओवरड्राफ्ट मिल सकता है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट का भी रीपेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास एफडी है, तो इसके थ्रू भी आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम चार्ज होगा। अब और एक एसेट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर है लोन के अगेंस्ट, जो कि गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स। गोल्ड के अगेंस्ट या फिर सिल्वर, प्लैटिनम, इनके ऑर्नामेंट्स के अगेंस्ट अगर आप लोन लेते हो, तो उसके अंदर भी काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको मिलता है। लेकिन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड की तरह भी इसके अंदर भी हेयर कट है, कि हेयर कट के अगेंस्ट आपको गोल्ड का पूरे अमाउंट के ऊपर लोन नहीं मिलेगा। अगर मान लेते हैं 20% हेयर कट है, तो गोल्ड की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ है, तो 80,000 तक आपको लोन मिल सकता है। लेकिन गोल्ड लोन के अंदर और रियल एस्टेट के लोन के अंदर यहाँ पर एक मेनली सिंपल ये डिफरेंस है कि रियल एस्टेट में जैसे आप देखोगे काफ़ी इलिक्विड मार्केट्स है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, यहाँ तक कि गोल्ड भी, इनके अंदर कोई इलिक्विड सिक्योरिटीज़ नहीं होती। यहाँ पर लिक्विडिटी की उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी कि रियल एस्टेट के अंदर है। तो ये भी बैंक के लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है कि बैंक यहाँ पर कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी लोन डिसबर्स कर सकता है। लेकिन अगर आप गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड को यहाँ पर एज अ ट्रेडिशनल कोलैटरल भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर भी गोल्ड यहाँ पर काफ़ी अच्छा यूज़ होता है और गोल्ड लोन के अंदर भी रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर लोन्स। यहाँ पर हमारा पाँचवा पॉइंट है कोलैटरल एज अ व्हीकल्स। व्हीकल्स के अगेंस्ट भी लोन यहाँ पर लिया जा सकता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई बड़ी गाड़ी है या फिर उस गाड़ी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। लेकिन व्हीकल लोन के अंदर और बाकी सब लोन के अंदर मेनली ये डिफरेंस है कि व्हीकल लोन में हेयर कट अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट अमाउंट भी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा है, मेनली ये रीज़न है क्योंकि व्हीकल जब आप सेल करते हो, तो बैंक को इसमें काफ़ी रिस्क है कि उस वैल्यू काफ़ी कम मिल सकती है या फिर जो इसको एक्चुअल वैल्यू है उसके ज़्यादा इसने बैंक ने लोन डिसबर्स किया हुआ है। तो हेयर कट का सिस्टम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है और जनरली इंटरेस्ट रेट भी व्हीकल लोन के अंदर काफ़ी हाईयर साइड होते हैं। सिक्स पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि है बिजनेस एसेट के अगेंस्ट लोन। अगर यहाँ पर कोई भी बिजनेस या फिर कोई फैक्ट्री ओनर अपने बिजनेस एसेट के अगेंस्ट लोन लेता है, तो वो जनरली अनसिक्योर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। साथ में अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का ये मतलब है कोई अगर बिजनेस ओनर अपने जो सेल्स कर रहा है वो क्रेडिट के ऊपर है, यानी कि उसने यहाँ पर स्टॉक तो सेंड कर दिया है लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई, तो उसे हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल के अंदर भी यहाँ पर लोन मिल सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचें तो यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई लोन डिसबर्स कर दे, और वैल्यूएशन रिस्क भी यहाँ पर होती है कि इन्वेंटरी की प्रॉपरली वैल्यू करना काफ़ी मुश्किल है।
बैंक यहाँ पर एक डिफरेंट सेगमेंट के अंदर काम करती है और फैक्ट्रीज अलग सेगमेंट के अंदर काम करते हैं। तो अगर वैल्यूएशन में कोई सी प्रॉब्लम आ जाती है और बाद में जाकर लोन डिफ़ॉल्ट भी हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट बैंक को काफ़ी मुश्किल है उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना या फिर इस लोन अमाउंट को रिकवर करना। तो बैंक्स को जनरली यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर उस लोन अमाउंट को रिकवर करना चाहे तो, क्योंकि वैल्यूएशन यहाँ पर मिसमैच हो सकती है। अब एक बार एक इमर्जिंग ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं, जो कि एक नया ऑप्शन उभर के आ रहा है एक लोन के लिए, जो कि क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर लोन लेना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी अनरेगुलेटेड मार्केट है, काफ़ी कम वेबसाइट है कि जो वेबसाइट क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट आपको लोन दे रही है। अब यहाँ पर किसी वेबसाइट का नाम लेना तो ठीक नहीं है, आप खुद भी इसे सर्च कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेशन तो ये रहेगी कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर लोन लेना काफ़ी रिस्की है, एज अ बोरोवर भी और एज अ लेंडर भी। अगर बाद में जाकर क्रिप्टो की वैल्यू फॉल हो जाती है, जो कि काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, इसमें फॉल भी काफ़ी अच्छा आ सकता है और उस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू भी काफ़ी कम हो जाए, तो दोनों केस के अंदर बोरोवर को और लेंडर को दोनों को प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो बोरोवर ने क्रिप्टो करेंसीज के अंदर लोन लिया हुआ है उस क्रिप्टो की वैल्यू भी कम होना स्टार्ट हो सकती है, और जो लेंडर ने यहाँ पर लोन डिसबर्स किया हुआ है, अगर बाद में जाकर क्रिप्टो की वैल्यू फॉल कर ले तो बोरोवर भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो दोनों के लिए, बोरोवर के लिए भी और लेंडर के लिए भी, दोनों के लिए इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। साथ में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अगेंस्ट भी आपको लोन मिल सकता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई एलआईसी पॉलिसी है, तो एलआईसी के पास जाके आप डायरेक्टली इसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एलआईसी के थ्रू भी आपको लोन मिल सकता है। जैसे कि अगर उन्होंने उनका इंश्योरेंस परचेज़ किया हुआ है और उसी इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट आपको लोन भी दिया जा सकता है सेम कंपनी से। नीश कोलैटरल ऑप्शन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे मौजूद हो सकते हैं। अगर कोई कंपनी यहाँ पर एक पेटेंट के ऊपर काम कर रही है और उस पेटेंट को सक्सेसफुल होने के बाद कंपनी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, तो उस पेटेंट डेवलपमेंट के फेज़ के अंदर जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को, उस पैसे की रिक्वायरमेंट को एक कंपनी एज ए लोन के थ्रू भी फुलफिल कर सकती है। अगर पेटेंट यहाँ पर जाकर सक्सेसफुल हो जाता है तो कंपनी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है और जो लोन अमाउंट उससे रिपे किया जा सकता है। लेकिन अगर बाद में जाकर पेटेंट सक्सेसफुल नहीं होता, तो कंपनी के पास जो बाकी एसेट है, बाकी जो ऑपरेटिंग इनकम है, तो उनके थ्रू भी लोन रिपेमेंट पॉसिबल है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि कोलैटरल होता क्या है, अलग अलग एसेट्स के बारे में हमने देखा, जैसे कि रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड और जो बाकी प्रेशियस मेटल्स है। व्हीकल्स को भी एज अ कोलैटरल रख के आप लोन ले सकते हो। साथ में बिजनेस एसेट जैसे कि इन्वेंट्री, मशीनरी, अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पर जो यूज़ होते हैं, और अलग अलग कोलैटरल ऑप्शंस जो कि नए उभरते आ रहे हैं, जैसे कि कोलैटरल के अगेंस्ट आप क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हो। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ एज ए लोन के लिए यूज़ किया जा सकता है। और अलग तो जैसे कि हमने देखा पेटेंट्स, कॉपीराइट कि जिसके डेवलपमेंट के लिए अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी लोन लिया जा सकता है। तो लोन लेते टाइम लोन टू वैल्यू रेशियो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि लोन जिस अमाउंट के ऊपर डिसबर्स हो रहा है और जो वैल्यू सिक्योरिटी है उसके अंदर कितना डिफरेंस है। प्लस उस सिक्योरिटी के अंदर लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी मौजूद होना चाहिए, ना कि जो रियल इस्टेट के अंदर है। रियल इस्टेट के अंदर लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है, तो बैंक को अगर यहाँ पर लोन रिकवर भी करना है तो रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। प्लस अलग अलग लोगों के लिए यहाँ पर लोन रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हो सकती है। मान लेते हैं कोई पर्सन गोल्ड के अंदर ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट रख सकता है और गोल्ड के थ्रू अगर उसे लोन लेना है तो गोल्ड के थ्रू भी पॉसिबल है। साथ में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ या फिर रियल इस्टेट के थ्रू भी, तो अलग अलग कोलैटरल के अगेंस्ट भी लोन यहाँ पर मिल सकता है। जिस पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट यहाँ पर उसे लोन मिल सकता है। प्लस जो कोलैटरल की टर्म्स है वो भी काफ़ी अच्छे से समझ लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जाकर ये भी हो सकता है कि वो एक अनसिक्योर्ड लोन भी हो और जिसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई हो। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस परचेस करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। हम ज़रूर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपका आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।